सब बढ़िया है। चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। 10 सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 10 में सब्जेक्ट साइंस के अंदर चैप्टर नंबर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर 6 उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अभी तक मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, अब मैं बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप सब अच्छी तरीके से इस लेक्चर को समझोगे और उसको होमवर्क में करोगे। ओके, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? चैप्टर नंबर 6 का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। तो पहले लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस यानी कि जो हम लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस, द मेन प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इज द मेन प्रोसेस that are carried out by all the living organisms. The life process is the main process that are carried out by all the living organisms. और the living organisms यानी कि सारे जीवों को जीने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है उसे लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स in order to sustain their existence as living being are called the life process. All the human beings are carried out by all the living organisms in order of sustain their existence as a living being is called to life process. Life process क्या है? लाइफ प्रोसेस ये है कि जो हमारे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसे हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। बराबर? आई बात समझ में कि कोई दिक्कत है? रेडी? जो तो कॉमन लाइफ प्रोसेस क्या है? तो आज हम जो भी बात करेंगे वो बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी। कॉमन लाइफ प्रोसेस, जो कॉमन लाइफ प्रोसेस है, तो कॉमन लाइफ प्रोसेस occurring in the all living organisms are nutrition, then respiration, then extraction और रिमूवल ये सभी कॉमन लाइफ प्रोसेस है जो हर एक जीव के अंदर बसती है। न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है और रिमूवल। ये सारी लाइफ प्रोसेस है जो कॉमन ह्यूमन के अंदर बनती है। तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन यानी कि आपको पता है। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टोटली मेन टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम outside the body of the organism to the inside called nutrition. Nutrition का मीनिंग क्या है? What is the definition of nutrition? A process of transfer. A process of transfer. A source of energy collect from source of energy from outside the body of the organism to the inside the body, to the inside the body. A process transfer a source of energy
from outside the body of the organism to the inside the body, so is called to nutrition. क्या है nutrition? Process of transfer some source of energy from outside the body, यानी बाहर की तरफ से जो भी एनर्जी सोर्स हम लाकर हमारे अंदर जाने की कोशिश करेंगे और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो इज कॉल्ड टू वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेनली टू टाइप का न्यूट्रिशन है. फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन है, तो उसका फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रोपिक. What is the meaning of autotrophic nutrition? The organization that possesses the photosynthetic organisms, the photosynthetic organisms. So the autotrophic nutrition. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि कौन सा, यानी कि ट्री जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स शो करता है, और वो जो अपने लिए जो खाने की चीज़ है वो अपनी तरीके से ही जो प्रोड्यूस करेगा, अपने आप पर ही डिपेंड करेगा. दैट्स कॉल्ड टू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. And if any substance need the food तो depends on another person, so is called to heterotropic nutrition. ये है दो डिफरेंसेस. क्या? heterotropic nutrition और autotropic nutrition में. अब सेकेंड है वो हमारा heterotropic nutrition. इन बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे. ये तो आज तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. पहले मैंने क्या बताया कि लाइफ प्रोसेस में कॉमन लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सट्रैक्शन है और रिमूवल है. तो पहले बात कर दी हमने न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सम सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the organism to the inside the body, so it's called to nutrition. There are mainly two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotropic nutrition. In the autotrophic nutrition, the photosynthetic organisms, so the autotrophic nutrition. What is the photosynthetic organisms? Like a plant. आपको पता है कि प्लांट है, प्लांट तो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होती है. क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खाने की चीज़ वो अपने आप ही प्रोड्यूस करता है. इट्स नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, अदर ऑर्गेनिजम्स. अंडरस्टूड व्हाट आई से? आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडी? इसलिए इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा. और सेकेंड है हमारा, बरोबर, सेकेंड है हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स. अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन डिपेंड फॉर फूड फॉर अनदर organisms, so it's called to heterotropic nutrition. Organisms which can depend for the food for another organism, so it's called to heterotropic nutrition. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पता चल गया organisms which can depend for food for itself, so it's called autotrophic nutrition. And organisms which can depend for the food for another organism, so it's called to heterotropic nutrition. ये दोनों में डिफरेंस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया. दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन.
तो हम किस टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं? तो हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि हम वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपेंड कर रहे हैं किसी और पर। अंडरस्टूड व्हाट आई से? खुराक लेने के लिए, कुछ एनर्जी सोर्स डिपेंड करने के लिए हम किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं। आई बात समझ में? हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से हमारा एनर्जी सोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कि इसके अंदर प्लांट आते हैं, सभी प्लांट आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर ऑल ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन, ऑल आर इंक्लूडिंग इन दिस हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? ये न्यूट्रिशन हो गया। ये न्यूट्रिशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ सोर्स ऑफ बॉडी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the organism to inside the body of organism is called nutrition. Understood what I say? Done? आगे बात समझ में? Two types of autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Organism which depend for the food for another organism, so is called autotrophic nutrition. And heterotrophic nutrition, organism which can depend on food for another person, so it's called to heterotrophic. And organism which can depend for food for itself, so it's called to autotrophic nutrition. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? ये दोनों में, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने यह करवा दिया। न्यूट्रिशन के बाद आएगा डाइजेशन। रेडी? आ गया। अब आएगा रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन के बाद में आता है, वो है हमारा डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? हमने जो खुराक लिया है, हमने जो एनर्जी सोर्स लिया है बाहर से, जो डाइजेशन है उसको डाइजेशन करना भी जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है डाइजेशन। उसके बाद का रहेगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स का रेस्पिरेशन है। रेडी? तो फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड है वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनेरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप्स है, वन एरोबिक, सेकेंड है अनेरोबिक रेस्पिरेशन। In the aerobic respiration, oxygen and aerobic organisms need a sufficient O2 and they expel CO2 during the process. Aerobic respiration में क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। इन द एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है वो मैं आपको, इन द एरोबिक organisms need sufficient of O2 and they expel CO2. They expel CO2. Understood? In the aerobic respiration, aerobic organism needs O2 and they expel CO2 during this process, during the प्रोसेस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पता चल गया। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि वो O2 को चाहिए, उसके O2 ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है, वो बाहर निकालेगा। सो इट्स कॉल्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक organisms need sufficient CO2 and they expel of O2 during the process. So it's called to anaerobic process, anaerobic respiration. What is the main difference between aerobic and anaerobic respiration? The aerobic respiration need sufficient O2 and they expel CO2
during the process is called to aerobic respiration. On anaerobic respiration, anaerobic organisms need a sufficient CO2 and expel of O2 during the process, so is called to anaerobic respiration. Understood what I say? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? वो उसको क्या चाहिए, O2 चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल देगा, उससे बोलेंगे एरोबिक. और अनएरोबिक यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन वो निकाल देगा, उससे बोलेंगे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आई बात समझ में? कंप्लीट. अभी एक और डिफरेंस है, द रिलीज ऑफ एनर्जी in the aerobic respiration is greater than anaerobic respiration. The release of the energy in the aerobic respiration is greater than the anaerobic respiration. आई बात, रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर से जो एनर्जी रिड्यूस होती है वो एज कम्पेयर टू बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही होगी. आई बात समझ में? रेडी? चलो तो चलो स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक रखेंगे. इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और टॉपिक बाकी है हमारा है वो एक्सट्रैक्शन, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. और उसके पहले हमें ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड ऑफ वेसल्स ऑफ लाइफ, ये सब हमें पढ़ना है. रेडी? तो वो बाद में पढ़ने में आएगा, तो पहले इसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया कि आज बेसिक लेक्चर ख़त्म हो गया. कल से हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे. न्यूट्रिशन से ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है. चलो, गुड बाय एंड टेक केयर.